हाँ तो नमस्कार जी, आप सब कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और इसी उम्मीद के साथ 12th हिंदी चैप्टर नंबर 7 ओ सादा नीरा, जिसके लेखक जगदीश चंद्र माथुर हैं, इसके सभी सब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो देखने के बाद में आपको दूसरा कोई भी वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा और वो सादा नीरा का सभी सब्जेक्टिव प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से आपका कंप्लीट कराया जाएगा। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता के बढ़ने का क्या कारण है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, चंपारण क्षेत्र में पहले बहुत घना जंगल हुआ करता था जो कि पानी को रोकता था। धीरे धीरे जंगलों की कटाई होने के बाद वो महावन समाप्त हो गया। बाढ़ के पानी का बहाव में कोई रुकावट नहीं होता था और वहाँ बाढ़ प्रचंड रूप से आने लगा। कहने का अर्थ यह है कि चंपारण के क्षेत्र में पहले बहुत बड़े घना वन हुआ करते थे और वन के कारण ही जब वर्षा होती है तो पानी के बहाव में मिट्टी का कटाव बहुत कम होता है। और दूसरा नंबर प्रश्न आपके सामने है, इतिहास की कीमियाई प्रक्रिया का क्या आशय है। कीमियाई का अर्थ होता है दूसरे जगह से आकर बसे लोग। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, लेखक के अनुसार नेपाल और मिथिला की विजय यात्रा पर आए प्रथम राजा नान्यदेव चालुक्य निवृत्ति विक्रमादित्य के सेनापति यहीं बस गए। नान्यदेव ने यहाँ कर्नाटक वंश की नींव रखी। अंग्रेज ठेकेदार पश्चिम भारत के जमींदार पूर्वी बंगाल, दक्षिण बिहार से विभिन्न वर्ग के लोग यहाँ आकर बस गए। कर्नाटक वंश के राजा हरि सिंह हरदेव को मुसलमान आक्रमणकारी गियासुद्दीन तुगलक का सामना करना पड़ा था। उसी समय यहाँ के जंगल की भी क्षति हुई थी। जब मिथिला और नेपाल का विजय यात्रा निकाला गया था तो उस समय विक्रमादित्य के सेनापति आए थे चंपारण और यहीं पे बस गए और अंग्रेज ठेकेदार भी आए थे, वो भी यहीं पे बस गए। और इसी समय कर्नाटक वंश के राजा हरि सिंह हरदेव को मुगल आक्रमणकारी गियासुद्दीन तुगलक का भी सामना करना पड़ा था और इसी में वन की बहुत सारी क्षतियाँ हुई थी। तो अगला प्रश्न देखते हैं क्या है आपके सामने, धांगड़ शब्द का क्या अर्थ है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ओराव भाषा में धांगड़ शब्द का अर्थ भाड़े का मजदूर होता है। ये लोग दक्षिण बिहार के छोटे नागपुर पठार के आदिवासियों के वंशज हैं। इन लोगों को नील की खेती के सिलसिले में 18वीं शताब्दी के अंत में लाया गया था। धांगड़ की अनुपम कला रेत कला थी। थारुओं की अनुपम कला गृह कला थी। जो धांगड़ जाति थे इनका अनुपम कला रेत की कला थी, जो रेत की बहुत अच्छा कलाकारी करते थे। थारुओं की अनुपम कला गृह कला थी। थारू के जो जनजाति थे वह गृह बनाने में निपुण थे और गृह बनाने में किया करते थे। और चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं क्या आपके सामने। चौथा नंबर प्रश्न है, थारुओं की कला का परिचय पाठ के आधार पर दें। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, थारुओं के लिए उनका कला महत्वपूर्ण अंग है। उनकी कला सराहने के योग्य है। वे अपने घरों में धान रखने के लिए कई तरह के रंगों वाली सीक से टोकरी बनाते थे। यह थारुओं में बहुत बड़ी कला थी। जो सीक होता है उसको रंग बिरंगे सीक से वह टोकरी बनाते थे जिसमें वह धान रखते थे। झोंपड़ी में प्रकाश के लिए जो दीपक थे उसमें भी उनकी कला नज़र आती थी। जो दीपक बनाते थे रोशनी के लिए उसमें भी वह तरह तरह की कलाकारी करते थे। शिकारी और किसान के काम आने वाले जो पदार्थ मूंज से बनाए जाते थे उनमें भी उनकी बहुत ही
सुंदर कला दिखती थी। जो मूंज होता है उससे भी किसान के लिए उपयोग में लाने वाली वस्तु जैसे कि रस्सियाँ बनाई जाती थी, उसमें भी वो लोग काफ़ी कलाकारी दिखाते थे। रस्सी को भी वो लोग सिकड़ी की तरह बुन देते थे। इन सब कलाओं के अतिरिक्त भी सबसे मनोहर कला थी नववधू का अनोखा कर्तव्य। उन लोगों में ऐसा रिवाज था कि हर पत्नी दोपहर का खाना लेकर पति के पास खेत में जाती थी। उन लोगों का एक ऐसा रिवाज था कि मान लो उन लोगों का पति खेत में काम करने गए हैं या खेत में हल जोतने गए हैं, तो उनकी जो पत्नियां हैं वह दोपहर की खाना लेकर उनको खेत में जाया करती थी। वधू जब ये काम पहली बार करती थी तो माथे के ऊपर पीढ़ा पर रखे सीक से बनी टोकरी में खाना लेकर उसे दोनों हाथों से संभालते हुए धीरे धीरे कदमों के साथ खेतों में जाती है। यह दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। जब नई नवेली दुल्हन आती थी तो वो क्या करती थी कि सीक से बनी जो टोकरी होती थी उसी में खाना रख कर, और उनके पति जब खेत में हल चलाने के लिए जाया करते थे तो उसमें वो खाना लेकर जाया करती थी अपने पति के लिए। तो बहुत ही सुंदर दृश्य ये होता था, देखने योग्य। और 5वां नंबर प्रश्न आपके सामने है, अंग्रेज नीले किसानों पर क्या अत्याचार करते थे? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, अंग्रेज ठेकेदार ने 19वीं सदी में नील की खेती का विस्तार किया। उस समय नील की बहुत ही मांग थी क्योंकि नील से ही रंग बनाया जाता था। अंग्रेज ठेकेदारों ने 19वीं सदी में नील की खेती का विस्तार किया और उस समय नील से ही रंग बनाई जाती थी। नील की खेती के लिए किसानों पर अंग्रेज़ों ने बहुत अत्याचार किया। वे किसानों को ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे। किसानों को ऐसा कहा गया था कि हर किसान 20 कट्ठा ज़मीन में 3 कट्ठा नील की खेती करना पड़ेगा। जब अंग्रेज़ यहाँ पे आए थे तो यहाँ पे चंपारण के धरती पर जितने भी किसान थे उनको लिए एक नियम बना दिया था कि हर किसान 20 कट्ठा ज़मीन में से 3 कट्ठा ज़मीन में नील का खेती करेगा। और उस नील का भी रेट अंग्रेज़ ही तय करते थे कि इसका रेट क्या होगा। अंग्रेज़ अपने मनचाहा रेट किसानों को दिया करते थे और तरह तरह के अत्याचार किया करते थे किसानों के ऊपर। किसानों के घर में शादी विवाह या कोई खुशी का माहौल होता था तो साहब के यहाँ नजराना भेजना पड़ता था। साहब बीमार पड़ते थे तो उनके इलाज के लिए पैसे किसानों से ही वसूले जाते थे। ये सब अत्याचार किया करते थे अंग्रेज किसानों के ऊपर। यानी कि मान लीजिए पहले के ज़माने में क्या हुआ करता था कि कोठी हुआ करता था और कोठी के जो साहब होते थे वह किसानों पर तरह तरह के अत्याचार करते थे और जब वह बीमार पड़ते थे तो उनकी दवाइयों के लिए किसानों से ही पैसा वसूला जाता था और किसानों पर ही टैक्स लगाया जाता था और तरह तरह की अत्याचार किसान पर ही किया जाता था। और 6ठा नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। 6ठा नंबर प्रश्न आपके सामने है, गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेज़ों ने क्यों दिलचस्पी नहीं ली? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, अंग्रेज़ों के खिलाफ दक्षिण बिहार में क्रांतिकारी विचार फैलने लगे थे। अंग्रेज़ों के साथ वहाँ बगावत की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। अगर ये क्रांतिकारी विचार एवं बगावत अन्य जगहों पर फैल जाता तो अंग्रेज़ों का बहुत भारी नुकसान होता। अंग्रेज़ नहीं चाहते थे कि ये क्रांतिकारी विचार अन्य जगहों पर फैले, इसीलिए वे गंगा पर पुल बनाने में दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। अंग्रेज़ बहुत ही चालाक थे, वो बहुत ही शातिर दिमाग के थे। वो गंगा नदी पर इसलिए पुल बनाना नहीं चाहते थे कि जब गंगा नदी पर पुल बन जाएगा तो यहाँ इधर इस पार के लोग उस पार जाएंगे और उस पार के लोग इस पार आएंगे और सभी जगह के लोग एक ही बार ना अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत शुरू कर दे। इसीलिए वह गंगा नदी पर पुल बनवाना नहीं चाहते थे। और 7वां नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछता है? 7वां नंबर प्रश्न है,
चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, गांधी जी के विचार से आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए एकमात्र उपाय शिक्षा ही था। गांधी जी ने चंपारण में शिक्षा के लिए वहाँ के 3 गांव बड़हरवा, मधुबन, भितिहरवा में आश्रम विद्यालय की स्थापना की। उन विद्यालय की जिम्मेदारी गुजरात, महाराष्ट्र से आए कार्यकर्ताओं को दिया। विदेशों से शिक्षा प्राप्त किए हुए शिक्षक वहां रखे गए ताकि वहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा दी जाए। और 8वां नंबर प्रश्न आपके सामने है, गांधी जी के शिक्षा संबंधित आदर्श क्या हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, गांधी जी के शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था कि बच्चों में संस्कार एवं उत्तम चरित्र हो, अक्षर ज्ञान हो। तो इस उद्देश्य की प्राप्ति का एक साधन मात्र है। वर्तमान शिक्षा पद्धति जो है वह छोटे बच्चों के चरित्र और वृद्धि का विकास करने की बजाय उन्हें बौना बना देती है। गांधी जी का यह उद्देश्य था कि जितने भी छोटे बच्चे हैं उनको शिक्षा के माध्यम से अक्षर ज्ञान एवं संस्कार दी जाए। गांधी जी ने कहा था कि जो बच्चे जीविका के लिए नए साधन सीखना चाहते हैं उनके लिए औद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए। गांधी जी का यह विचार था कि जो ज्ञान वे स्कूल में प्राप्त करेंगे उसका उपयोग खेती और ग्रामीण जीवन में करेंगे। गांधी जी ये भी चाहते थे कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए और जिस शिक्षा का ज्ञान वो स्कूल में प्राप्त करेंगे वह शिक्षा वह अपनी खेती में उपयोग करेंगे और अपने ग्रामीण जीवन में भी उपयोग करेंगे। और 9वां नंबर प्रश्न क्या है, पुंडलिक जी कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, पुंडलिक जी एक शिक्षक थे। ये गांधी जी के आदर्शों को सच्चे दिल से मानने वाले बड़े ही निर्भय पुरुष थे। जो पुंडलिक जी थे वह गांधी जी के सभी बातों को मानते थे और उनको आदर्श को मानते थे। बहुत ही निर्भय पुरुष थे जिन्हें गांधी जी ने 1917 में बेलगांव से भितिहरवा बुलाया था। जो पुंडलिक जी थे उनको बेलगांव से गांधी जी ने भितिहरवा बुलाया था। पुंडलिक जी को गांधी जी ने इसलिए बुलाया था कि ताकि वह आश्रम में रहकर बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके और साथ ही साथ ग्रामीण के दिलों में अंग्रेज़ों के प्रति भय को दूर करें। गांधी जी ने पुंडलिक जी को इसलिए बुलाया था कि वह आश्रम में रहकर बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और अंग्रेज़ों के प्रति जो ग्रामीणों में डर पला हुआ है उन डर को ख़त्म करें। बाकी जो प्रश्न रह गए हैं वो हम दूसरा वीडियो बनाकर पार्ट नंबर 2 और जल्द ही अपलोड कर देंगे, तो दूसरा वीडियो देखना ना भूलें। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।